हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ह्यूमैनिटीज लवर। अंकित दिस साइड। हैशटैग समरी सीरीज में आपका स्वागत है। तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर की समरी देखी थी, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप देखना उसको। 15 मिनट्स के अंदर पूरा मैंने आपको अच्छे तरीके से बहुत ही इंटरेस्टेड मैनर में समझाया था वो चैप्टर। वैसे आज हम क्या करेंगे, हैशटैग समरी सीरीज का पार्ट है ये। चैप्टर सेकंड में आपको बताऊंगा, उसकी समरी प्रोवाइड करूंगा। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हर किसी को ये जो सीरीज चल रही है, समरी सीरीज, फॉलो करना है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से। हर चैप्टर की समरी में प्रोवाइड करूंगा। हिस्ट्री में क्या होता है, सारे पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं, पूरी स्टोरी की फॉर्म में होता है। वही मेरा मोटिव है, मकसद मेरा यही है कि जितने भी पॉइंट्स हैं हिस्ट्री के अंदर, ताकि लोगों को बोरिंग ना लगे चैप्टर और उसको कनेक्ट करके स्टोरी की फॉर्म में पढ़ाया जाए। तो आपको बहुत ही इंटरेस्टेड मैनर में समझाऊंगा मैं ये, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको सभी चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना है तो आपको कंप्लीट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट ऊपर मिल जाएगी आई बटन पे, और मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। चैप्टर सेकंड, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने के 1200 साल बाद कैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। हम यहाँ पर ये देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने के काफ़ी साल बाद कैसे नए नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती हैं, महाजन पथ्स आते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, किंगडम डेवलप होंगे। जैसे कि हम पढ़ेंगे महाजन पथ्स थे डिफरेंट, उनमें से मगध के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी सेटअप होती है, मौर्यन डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स, अशोका, उनकी धम्म की पॉलिसी के बारे में, कैसे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उसके बारे में, और उसके बाद मौर्यन एम्पायर कैसे फॉलो जाता है, और उसके बाद और भी जो किंगडम्स है वो सेटअप होते हैं, जैसे कि कुषाण्स, गुप्ता एम्पायर, उनके रूलर्स के बारे में। और उसके बाद हम छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि मैं आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे क्या होता है, डिफरेंट चीज़ों की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। ट्रेड कैसा था सोसाइटी के अंदर, और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए लोग उस समय क्या कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद बताऊंगा कॉइन्स की डेवलपमेंट कैसे होती है, ट्रेड कैसा था उस समय, रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड होता था, और कैसे जो ट्रेड था और जो कॉइन्स की डेवलपमेंट थी बाद में कम हो जाती है। उसके बाद लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इंस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर देखे हैं, क्योंकि इंस्क्रिप्शन मेन सोर्स है इस चैप्टर का, तो इंस्क्रिप्शन को रीड करने में आर्कियोलॉजिस्ट को क्या प्रॉब्लम होती है, यानी कि लिमिटेशंस क्या है इंस्क्रिप्शंस की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजे से देखेंगे। टाइम पीरियड क्या है इस चैप्टर का? टाइम पीरियड इज 600 BCE टू 600 CE। इट मीन्स हम क्या करेंगे, 1200 साल का इतिहास इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे कि 1200 साल के अंदर कौन कौन सी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो देखो, होता ये है कि 16 महाजन पद डेवलप होते हैं। पहले महाजन पद का मतलब समझो। महाजन पद का मतलब होता है बड़े बड़े किंगडम या फिर स्टेट आप कह सकते हो। तो 16 महाजन पद अराउंड 600 BCE में डेवलप हुए थे, जिनमें से कुछ हैं कौशला, वजी, कुरु, मगध, पांचाल, ठीक है। अब ये जितने भी महाजन पद्स थे, टोटल 16 थे, इनके फीचर्स क्या थे? तो कुछ कॉमन फीचर्स थे। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं फीचर्स। कुछ मोनार्की थे, इसका मतलब ये जो भी महाजन पद हैं उनमें से कुछ पे किंग रूल करेगा, ठीक है। किंग रूल करेंगे और उसमें जो भी पीपल हैं, ठीक है, उन्हें क्या करना होगा, किंग की बात माननी होगी। कुछ थे ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है, ठीक है, कि जहाँ पर कोई पार्टिकुलर किंग रूल नहीं करता, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते हैं। ऐसे महाजनपद जो कि ओलिगार्की थे उनको गण और संघ कहा जाता था, ठीक है। थर्ड इज फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी। तो ये जितने भी महाजनपद थे, ठीक है, इनकी खुद की कैपिटल थी जो कि फोर्टिफाइड थी। इसका मतलब उसको किले से घेरा हुआ था दीवार लगा के, ताकि कोई भी नेबरिंग जो किंगडम है वो आसानी से अटैक ना कर सके कैपिटल के ऊपर। इनके पास बहुत बड़ी इफेक्टिव आर्मी थी, ठीक है, बहुत बड़ी आर्मी थी, और ऑफिसर्स थे। आर्मी को यूज़ किया जाता था, ठीक है, अटैक करने के लिए, और ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए।
किंग की मेन ड्यूटी थी कि टैक्स को कलेक्ट करना है और जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, किंगडम है, उन पे अटैक करके जो वेल्थ है, पैसा है, उसको लूट के लेकर आना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको दिखाया यहाँ पर रेड कलर में मार्क किया हुआ है, यहाँ पर मैंने मगध को, ठीक है, हेयर मगध को रेड मार्क किया हुआ है, क्योंकि जो भी ये 16 महाजनपद हैं उनमें से मगध बहुत ही पावरफुल महाजनपद बन के उभरता है। ठीक है, तो आउट ऑफ 16 महाजनपद मगध वॉज द वेरी पावरफुल महाजनपद। जितने भी महाजनपद थे, एक टाइम पे मगध क्या करेगा, इन सभी को अपने अंदर निगल लेगा और उन पे कंट्रोल जमा लेगा। ठीक है, तो क्या रीजन थे मगध इतना पावरफुल बना, तो उसे काफी सारे रीजंस थे और क्वेश्चन आ जाता है कि क्या रीजन थे मगध पावरफुल बना इतना। ठीक है, तो ये आप देखोगे, इसकी लोकेशन आप मैप में भी देख सकते हो। फर्टाइल सॉइल है यहाँ पर, जिसको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी होगी तो यहाँ पर टैक्स अच्छा मिलेगा, किंग की पावर बढ़ेगी। आयरन माइंस थी, ठीक है, आयरन की खदानें जहां से आयरन निकाल के उसको वेपन्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं, एलिफेंट्स को उस समय आर्मी में यूज किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पर गंगा है, उनकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, मतलब उनके साथ निकलने वाली नदी, जिनसे क्या होता था, ट्रेड आसानी से होता था और कम्युनिकेशन हो जाया करता था। और साथ ही साथ कुछ ऐसे रूलर्स भी हैं, ठीक है, मगध के, जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके पावरफुल बनने में, जैसे कि बिंबिसार और अजातशत्रु, महापद्मनंदा, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये सभी रीजन थे जिसकी वजह से मगध बहुत पावरफुल बना। ठीक है, अब मगध के बारे में एक और बात जान लो। इसकी पहले कैपिटल थी राजागाहा, जो कि प्रेजेंट डे राजगीर है, एंड बाद में इसको शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया गया, जो कि प्रेजेंट डे पटना है, कैपिटल ऑफ बिहार। अब एक ऐसा टाइम आता है मगध के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रूल करती है। ठीक है, दैट वाज द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी। इसको फाउंड करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब हमें ऐसे कौन कौन से सोर्सेज मिले हैं जिसके थ्रू हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगाया है। ठीक है, हमें एक बुक मिली है जो कि कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र इन्होंने बुक लिखी है, उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिली है। मेगास्थनीज, ठीक है, जो कि कोर्ट के अंदर थे, चंद्रगुप्त के कोर्ट के अंदर, इन्होंने इंडिका नाम की बुक लिखी है। और कुछ अशोका ने बहुत सारे पिलर्स बनवाए थे, इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे, ठीक है, वो हमें मिले हैं, जिनके थ्रू हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और उसके बाद आते हैं बिंदुसार, उनके सन, और उनके सन आते अशोका। अशोका बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर थे। इन्होंने क्या किया, ये क्या करते हैं, बहुत बड़ा जो एरिया है उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ठीक है, अपने एम्पायर को एक्सपैंड करते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, ये कलिंगा के ऊपर वॉर करते हैं। कलिंगा प्रेजेंट डे ओडिशा है आज का। ठीक है, लेकिन जब वो उसके ऊपर वॉर करते हैं तो काफी सारे जो लोग हैं मारे जाते हैं, काफी सारे इंजर्ड हो जाते हैं। उससे इन्हें ऐसा महसूस होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो काफी सारे लोगों को मार दिया। ठीक है, और मैं अब ऐसे एरिया में क्या करूंगा जहां पर कोई लोग ही नहीं है, पीपल ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, धम्म की पॉलिसी को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर था कि जो भी स्लेव्स हैं, एल्डर हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करना है। ठीक है, और ब्राह्मण्स को अच्छे से ट्रीट करना है, जितने भी रिलीजन है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, वॉर नहीं करना है कभी भी। और इसी मैसेज को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने क्या किया, धम्म महामताज नाम के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इनको अपॉइंट किया। इनका काम था इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाना, ठीक है, इवन डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाना, और ये जो अशोका की पॉलिसी है, धम्म की पॉलिसी, इसको स्प्रेड करना। अब हमें क्या देखना होगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था मौर्यन एम्पायर का, हमें वो देखना होगा। तो 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स थे। फर्स्ट इज कैपिटल पाटलिपुत्रा, उज्जैन, तक्षशिला, तोशाली, स्वर्णागिरी। ठीक है, मेगास्थनीज, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे, इन्होंने अपनी बुक इंडिका में लिखा है कि कुछ कमेटी थी। ठीक है, कमेटी के बारे में मेंशन किया है, जिनका काम था, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन थे। फॉर एग्जाम्पल, एक कमेटी के बारे में लिखा है उन्होंने, जिसके अंदर 6 सब कमेटी थी, उनका अपना अपना काम था। जैसे कि एक कमेटी जिसके अंदर 6 सब कमेटी थी, उनका काम देख लो। एक कमेटी करेगी नेवी का काम, मतलब नेवी मैनेज करना, उसका सारा काम जो भी होता है, ट्रांसपोर्ट मैनेज करना। थर्ड कमेटी का काम होगा फुट सोल्जर्स, ठीक है, मैनेज करना, उनको देखना, उनकी देखरेख करना। हॉर्सेस, ठीक है। 5th इज अबाउट चैरियट को प्रिपेयर करना, इसको वो ट्रेड के लिए यूज करते थे। एलिफेंट, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने क्या किया, काम का डिवीजन किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, सारा काम चलता था। उसके बाद उन्होंने एक और कमेटी के बारे में लिखा है, ठीक है, जिसके कुछ फंक्शन थे, जैसे कि क्या करना, जो बुलक कार्ट्स है उनको अरेंज करना, ताकि जो सामान है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया सके। बुलक कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी, ठीक है। और क्या करना, जो भी सोल्जर्स हैं उनके लिए फूड को प्रिक्योर करना, कलेक्ट करना, और चारा जो होता है फूडर एनिमल्स के लिए।
सर्वेंट्स को, आर्टिशंस को क्या करना, रिक्रूट करना, सो दैट वो क्या कर सके, जो भी सोल्जर्स हैं उनकी देखभाल कर सकें। रिक्रूट का मतलब होता है कि उनको अपॉइंट करना, ठीक है, उनको नियुक्त करना, ताकि वो क्या कर सके, जो भी सोल्जर्स हैं उनकी देखरेख कर सकें, ठीक है, उनके लिए सर्वेंट को प्रिपेयर करना, रिक्रूट करना। उसके बाद क्या होता है, एक टाइम पे मौर्यन एम्पायर का एंड हो जाता है। उसके बाद काफी डिफरेंट जो किंगडम है, छोटे छोटे किंगडम है, वो सेटअप होते हैं इंडिया के ऊपर, ठीक है। उनमें से एक है कुशाण्स। इन्होंने क्या किया, देवापुत्रा जो नाम के टाइटल है उसको अडॉप्ट किया। आप मैप में भी देख सकते हो उनको, इन्होंने कहां पर रूल किया। देवापुत्रा का मतलब सन ऑफ गॉड, ठीक है। गुप्तास, ठीक है, गुप्ता ये भी बहुत बड़े रूलर थे। इन्होंने काफी एक्सपेंशन किया और बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। इनके पावरफुल रूलर समुद्रगुप्त, ठीक है, जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। इसको हरिसेन ने कंपोज किया। हरिसेन कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, ठीक है, यानी कि उनके दरबार में वो पोएट थे। ओके, अब उस समय एग्रीकल्चर किस तरीके से हो रहा था, क्या चेंजेस आ रहे थे, कौन कौन सी टेक्निक को यूज किया जा रहा था एग्रीकल्चर में, वो देख लो। अब यहां पर आयरन इन्वेंट हो चुका था, ठीक है, तो आयरन का यूज हो रहा था, आयरन प्लो का यूज हो रहा था। ट्रांसप्लांटेशन एक टेक्निक है जिसके अंदर क्या होता है, पहले कोई भी जो सीड है उसको एक प्लेस पे आपने उगाया, ठीक है, जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं उसको आप किसी और दूसरी जो प्लेस है उस पर लगा देते हो, ठीक है, उगा देते हो। उससे क्या होता है, इसके सर्वाइवल होने के जो भी क्रॉप है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको मोस्टली पैडी के लिए यूज किया जाता है, जो भी धान की खेती होती है। उसके बाद इरिगेशन के लिए लोग क्या कर रहे थे, वेल्स, ठीक है, टैंक्स, इन सबको, कैनल्स, इन सबको कंस्ट्रक्ट कर रहे थे सो दैट वाटर की जो रिक्वायरमेंट है फील्ड्स को, क्रॉप को, वो मिल सके। सोसाइटी में कुछ सोशल डिफरेंसेस भी थे, ठीक है। सोसाइटी में जो भी सोशल डिफरेंसेस थे उनके बारे में 3rd चैप्टर में है, बट छोटा सा पार्ट आपकी इस चैप्टर में भी है, ठीक है। तो साउथ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम थे जैसे कि चोला, चेरा, पंड्या। वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहां पर क्या था, सोसाइटी में 3 तरह के लोग थे। और पहले जो लोग हैं वो थे लार्ज लैंड ओनर, जिनको वेलालर कहा गया है, ठीक है, इनके पास बड़ी बड़ी जमीन थी। कुछ थे उझावर, जो कि नॉर्मल मिडल आप कह सकते हो, फार्मर्स थे। कुछ थे अधिमई, इसका मतलब स्लेव्स थे, ठीक है। तो ऐसे सोसाइटी में डिवीजन था, तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वॉज देयर एट दैट टाइम। अब यहां पर क्या होता है, जब ये जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं उसमें नई नई जो सिटीज हैं वो डेवलप हो रही थी, जैसे कि पाटलिपुत्रा, उज्जैन, मथुरा, पुहार। यहां पर आप देखोगे कि जो मथुरा है, ठीक है, वो रिलीजियस थी, मतलब रिलीजियस सेंटर था, क्योंकि यहां पर काफी सारी जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड इमेजेस है वो बनाई जा रही थी। पाटलिपुत्र, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल सेंटर था। और उज्जैन एंड पुहार ये दोनों कमर्शियल सेंटर थे, ट्रेड के लिए बहुत फेमस थे, ठीक है। तो नई नई सिटीज डेवलप हो रही हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। कोई पॉलिटिकल सेंटर बन रहा है तो कोई कमर्शियल सेंटर बन रहा है जहां पर ट्रेड हो रहा है, कोई रिलीजियस सेंटर बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या होता है, वोटिव इंस्क्रिप्शंस के बारे में जान लो। वोटिव इंस्क्रिप्शन में आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आप किसी टेंपल में जाते हो और आपने वहां पर क्या किया, कुछ पैसे डोनेट किए, तो वहां पर आप क्या करोगे, कोई भी स्टोन है उसमें लिख दोगे कि देखो यहां पर मैं इस जगह से आया हूं, मेरा नाम ये है, ठीक है, और मैंने 500 रुपये डोनेट किए, और अपना काम भी मेंशन कर दोगे कि मेरा ये काम है, मेरा ये एक्यूपेशन है। तो उसी के थ्रू वोटिव इंस्क्रिप्शन इसी को कहते हैं, वो इंस्क्रिप्शन जो कि रिलीजन से रिलेटेड है, रिलीजियस पर्पस के लिए है, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, जैसे कि टेम्पल्स, ठीक है। तो वोटिव इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि वो अपने बारे में, अपने काम के बारे में लिखा करते थे। तो ये जो टाइम पीरियड है 600 BCE टू 600 CE, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिफरेंट डिफरेंट काम को फॉलो करने वाले लोग रहा करते थे, जैसे कि कारपेंटर्स, पोर्टर्स। ये पोर्टर्स क्या करते थे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर नाम की पोट्री बनाया करते थे, ठीक है। ये हमें ऐसे जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर नाम की पोट्री देखने को मिली है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। और नॉर्दर्न ब्लैक, नॉर्दर्न का मतलब नॉर्थ एरिया में मिली है, ब्लैक मतलब काली है, वेयर मतलब पोट्री, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, और ये पॉलिश्ड होती थी इसलिए इसका नाम पॉलिश है, ठीक है। वीवर्स देखने को मिले जो सिलाई बुनाई करते हैं, ब्लैक स्मिथ हैं, ठीक है, गोल्ड स्मिथ हैं। तो काफ़ी सारे हमें एक्यूपेशन को फॉलो करने वाले लोग सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, और इसका सोर्स है वोटिव इंस्क्रिप्शंस। अब ये सारे लोग क्या करते हैं, श्रेणीज बनाते हैं। श्रेणीज का मतलब होता है ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो भी कारपेंटर्स हैं, जितने भी लोग कारपेंटर्स का काम करते हैं, वो सारे मिलके ग्रुप बना लेंगे और मिलके सामान बेचेंगे, तो इसे श्रेणीज कहते हैं। तो काफी सारी श्रेणीज बनती थी, कारपेंटर की श्रेणीज, ठीक है, गोल्ड स्मिथ की, वीवर्स की, ऐसे करके, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पॉलिटिकल लाइफ के साथ इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि ट्रेड कैसा था उस समय, ठीक है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें थी उनका ट्रेड होता था। फॉर एग्जांपल गोल्ड, ठीक है, बहुत सारे मेटल्स भी थे,
बहुत सारी ग्रेन्स, सॉल्ट, पेपर, ठीक है, स्पाइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे रोमन एम्पायर में, ठीक है। तो रोमन एम्पायर को हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, स्पाइसेस बहुत फेमस थे इंडिया के स्पाइसेस। अब देखो क्या हुआ, जो भी रूलर्स थे उन्होंने सोचा कि अब हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कॉइन्स चाहिए, तो उन्होंने कॉइन्स बनवाने शुरू किए, ठीक है। और कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसे न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। तो व्हाट इज न्यूमिस्मैटिक? न्यूमिस्मैटिक इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो जो भी हमें एंशंट कॉइन्स मिले हैं, अगर आप उनको पढ़ के देख रहे हो कि उसमें क्या लिखा है, किस किंग की इमेज है, किसका नाम है, ठीक है, कब इशू किया गया होगा, तो उसे न्यूमिस्मैटिक कहेंगे। तो इंडो ग्रीक्स थे जिन्होंने, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे रूल किया था, आप मैप में भी देख सकते हो। ये पहले ऐसे रूलर्स बने जिन्होंने ऐसे कॉइन्स को इशू किया जिसमें इमेज होगी कॉइन उसकी किंग की और साथ ही साथ नेम भी होगा, ठीक है। तो ऐसे कॉइन्स थे जिसमें इमेज होगी किंग की और साथ ही साथ उसके नीचे नाम लिखा होगा। तो ऐसे करके ये अपनी पावर भी दिखाना चाहते हैं। सो दो रीजंस थे कॉइन्स को इशू करने के लिए। फर्स्ट वाज द कमर्शियल पर्पस, ट्रेड करने के लिए, एंड सेकंड वाज अपनी पावर को शो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कुशान्स। कुशान्स ने क्या किया, फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स को इशू किया, सोने की कॉइन्स को इशू किया। इससे ये समझ में आता है कि इनकी प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, क्योंकि जो गोल्ड है वो लोकली अवेलेबल नहीं होता, बहुत महंगा होता है। इट मीन्स जब इनका रूल चल रहा था तो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, ये जो भी कॉइन्स थे इनका सर्कुलेशन हो रहा है, डिफरेंट जो भी ये किंगडम आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कॉइन्स को इशू कर रहे हैं। लेकिन बाद में ये जो कॉइन्स हैं उनका जो यूज़ है और जो इसका सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो रोमन एम्पायर है मे बी वो डिक्लाइन हो गया होगा या फिर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जाना कि जो भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो मेन सोर्स है, ठीक है, हमारे इस चैप्टर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन कोई भी राइटिंग है, आप कुछ भी लिख सकते हो हार्ड सरफेस पे, आप पिलर के ऊपर लिख रहे हो या स्टोन के ऊपर कुछ भी लिख रहे हो तो वो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। हार्ड सरफेस के ऊपर कोई भी राइटिंग है उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। सो एपिग्राफिस्ट वो पर्सन हुए जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं, ओके। तो जेम्स प्रिंसेप जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एम्प्लॉय थे, इन्होंने क्या किया, ब्राह्मी और खारोस्ती दो स्क्रिप्ट को डेसिफर किया। इन स्क्रिप्ट को यूज करके अशोका ने इंस्क्रिप्शन तैयार किए थे, ठीक है। तो उनके बारे में पता लगाया। यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि इन स्क्रिप्ट में क्या, इन इंस्क्रिप्शंस में क्या था, ये जो भी इंस्क्रिप्शंस थी उसमें लिखा था देवम पिया प्यादसी। देवम पिया का मतलब होता है बेलव्ड ऑफ द गॉड, यानी कि भगवान का प्रिय, ठीक है। और प्यादसी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड, इसका मतलब कि ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, नेचर अच्छा है। तो ये टाइटल थे जो कि अडॉप्ट किए थे अशोका ने, तो वहां पर हमें देखने को मिले। अब जब भी कोई भी एपिग्राफिस्ट है उसको क्या करना होता है, इंस्क्रिप्शन को रीड करना होता है, तो उसे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इतने पुराने टाइम पे हमें कोई इंस्क्रिप्शन मिल रही है तो वो डैमेज भी हो सकती है, टूटी हुई भी हो सकती है। उसमें जो भी लेटर्स हैं, स्क्रिप्ट यूज की गई है वो फेंटली भी हो सकती है, धुंधली भी हो सकती है, ठीक है। कुछ अक्सर समझ में नहीं आ रहे होंगे। सिंबल्स होते हैं किसी में, हमें नहीं पता सिंबल का मीनिंग क्या है, इसीलिए आज तक हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो डेसिफर नहीं हो पाई है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि देखो इंस्क्रिप्शन में वही चीज़ इंक्लूड होती है जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा एम्पायर का राजा था, ठीक है, उसने बहुत बड़े बड़े जो लड़ाई करके, ठीक है, बहुत सारे जो इंडिया के पार्ट हैं उनको एनेक्स किया, ठीक है, लड़ाई करके। तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वॉर के बारे में, उन्हीं जो भी किंग्स हैं उनके बारे में ही मेंशन होता है। जो भी लाइफ होती है नॉर्मल पीपल की उसके बारे में मेंशन नहीं होता। तो ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है, डिसएडवांटेज है इंस्क्रिप्शन का। इससे हमें नॉर्मल लाइफ जो है पीपल की, उनके बारे में, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सो दिस वॉज आवर सेकेंड चैप्टर। ऐसे ही हम सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना फॉर माई मोटिवेशन। सो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।